हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन पाटिल और वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। आज हम डिस्कशन करेंगे ट्यूसडे न्यूज़पेपर 12 अक्टूबर 2021 के पेपर को। क्या है आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट, एक एक करके हम आज देख लेते हैं। हम क्लियर क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 आर्मी मेन and 2 militants killed in 4 gunfights in जम्मू कश्मीर in a day। यानी कल के दिन हमें एक चीज देखने को मिली कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं कश्मीर रीजन के अंदर, पीर पंजाल वैली में ये लड़ाई देखने को मिली है ना। इसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो टीआरएस का हाथ है, यहाँ पे टीआरएस क्या है यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है भाई। लश्कर का यहाँ पे हाथ बताया गया है कि ये वाला जो रीजन है बहुत ही सेंसिटिव है, जिसको लेकर के मिलिटेंट्स और आर्मी के जितने भी सोल्जर्स हैं इनके बीच में इनकी लड़ाई होती है। मिलिट्री ऑफ द रेसिस्टेंस फ्रंट बोलते हैं, टीआरएफ बोला जाता है इनको। इनकी आपस में लड़ाई की वजह से 5 जवान शहीद हुए हैं, है ना। ये एक्चुअल में इन पर कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिलता है लश्कर की तरफ से। तो ये मैटर को, ये आर्टिकल को यहाँ पे कवर अप किया गया है। उसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे कवर अप की गई है वो है इंडिया चाइना कमांडर टॉक, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी देखा था। इसमें अब ये बताया जा रहा है कि भाई कि हमने तो बहुत सारे इनको पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि हम किस तरीके से हमारे बाउंड्री टॉक्स को लेकर के हम काम कर सकते हैं, बाउंड्रीज को लेकर के हम किस तरीके से पीसफुली तरीके से काम करें। लेकिन चाइना की तरफ से इस तरीके का कोई सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है कि यहाँ पे जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है इसके डिसएंगेजमेंट को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी, लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके की सहमति नहीं बन पा रही है ना। जो जो है रीजनेबल एंड द अनरियलिस्टिक डिमांड यहाँ पे की जा रही है। किसी भी तरीके का डिसएंगेजमेंट नहीं बन पा रहा है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेकर के। ये कौन सा वाला पार्ट है ये मैंने आपको कल भी बताया था। जो गोगरा रेंज है यानी स्प्रिंग, जो हॉट स्प्रिंग वाला इलाका है वहां पर इसको हम बोलते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के नाम से हम जानते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं कि टेलीफोनिक तरीके से यहाँ पे टॉक हुई है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में। यहाँ पे किन किन बातों को लेकर के मुद्दे को रखा गया है, तो यहाँ पे बात की गई है क्लाइमेट गोल को लेकर के, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इंडिया की तारीफ की है कि जिस तरीके का स्टैंड इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के एरियाज में लिया है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। इसके अलावा नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर के इंडिया काम कर रहा है। क्लियर। इसके अलावा जो भी आने वाले टाइम पीरियड में हमारे जो प्लान है उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। कोप 26 के बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे एक और मिशन को लेकर के कहा गया है जिसको हम बोलते हैं, जिसको 2016 के अंदर उठाया गया था मुद्दा, जिसको एनडीसी कहा जाता है। यहाँ पे एनडीसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे इसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। क्लियर। जिसमें जिसमें ये भी मुद्दा आया है कि भाई कि इंडिया का जो स्टैंड है 2030 तक का, यहाँ पे उसने इस चीज को लेकर के काम भी कर रहा है कि कार्बन एमिशन को 2030 तक हम लगभग 33% कम कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे एनडीसी क्या कहा जाता है, तो नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है उस पे खरा उतरता हुआ भारत दिख रहा है, ऐसा बोरिस जॉनसन कह रहे हैं। क्लियर। और यहां तक भी नहीं, इसके अलावा भी इंडिया ने इसको और आगे बढ़ाया है कि भाई कि आगे चल करके लगभग हम 40% इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, है ना। और सरकार के ये भी डायरेक्शन है कि भाई कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को लगभग नेशनली जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं उसके अंडर में हम 450 गीगावाट तक 2030 तक हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज को हम बढ़ाएंगे। क्लियर। यहाँ पे फिर कोप 26 को लेकर के चर्चाएं की गई हैं जो कि ग्लासगो यूके के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर ये सबमिट होने वाली है।
है ना? अब यहाँ पे अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि फर्स्ट समिट कहाँ पे और कब ऑर्गेनाइज की गई थी, और सेकंड क्वेश्चन इसी से बेस्ड, क्योंकि मैंने आपको काफी बार इसके बारे में बताया है। आपको ये बताना है कि इंडिया के अंदर इसकी मीटिंग कब हुई थी और कौन से नंबर की वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान के सिचुएशन को लेकर के भी यहाँ पे बात की गई टेलीफोनिक तरीके से। तो इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे कवर अप किया गया है। कोविशील्ड वाला जो मैटर था, इसको भी लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि अब दोनों ही कंट्री की तरफ से इस पर लिबरली हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। और इससे कुछ थोड़े दिन पहले की बात हमने सुनी थी कि यूके के अंदर जो कोविशील्ड लेकर के, यानी जिसने जो वैक्सीनेटेड है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के, उससे सर्टिफिकेट तो दिखाना ही होगा, साथ में उसे 10 डेज के लिए यूके के अंदर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उसी चीज को लेकर के एक जो रेलेवेंट जो हमने एक्शन लिया था, जिसको हम टिट फॉर टैट कहते हैं, कि भाई कि इंडिया के अंदर भी जो यूके के से आ रहा कोई यदि पर्सन है, विजिटर है, तो उसे भी अपना 3 दिन का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में उसे भी 10 डेज के लिए इंडिया के अंदर क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो ये चीज भी, ये मैटर भी लिबरल होता हुआ दिख रहा है, हो गया है लगभग, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे इसको कवर अप किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई मोदी अटेंड करेंगे G20 की वर्चुअल मीटिंग को, और उन पर उसमें एक ही मुद्दे को बात की जाएगी, और वो है अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की जाएंगी। इसके साथ साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने भी इसी चीज को लेकर के बातें कही हैं कि अफगान क्राइसिस को लेकर के हमने काफी बार यूएनएससी के अंदर खास करके रेजोल्यूशन बिल को लेकर के यहाँ पे बात की गई। 2593 रेजोल्यूशन बिल को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं भी हो चुकी हैं, है ना। मीनाक्षी लेखी यहाँ पे हाईलाइट कर रही हैं कि भाई कि जो नैम है, नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसकी 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है बेलग्रेड वाली। तो यहाँ पे इन मुद्दों को लेकर के कवर अप किया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि इटली इस बार का होस्ट कंट्री है। इस बार होस्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें देखनी है। क्लियर? ये चीजों को मेंशन किया गया है। मारियो ड्रैगी यहाँ पे होस्ट करेंगे, चेयर करेंगे। भाई किसकी बात कर रहा हूँ? मारियो ड्रैगी की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ये कौन है? ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और इटली इस बार की समिट को होस्ट करने जा रहा है। कौन से नंबर की होगी, तो ये याद रखेंगे आप, 16 नंबर की G20 समिट इसे ऑर्गेनाइज किया गया है ना। G7 आप सभी को पता ही है, G7 डेवलप कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रशिया नहीं आता है। इसको लेकर के भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इस बार इसकी जो समिट थी वो थी 47 नंबर की, लेकिन हम बात कर रहे हैं G20 समिट को लेकर के, जो कि 16 नंबर की होगी, और इसे होस्ट किया जाएगा इस बार इटली के द्वारा, इसे होस्ट किया जाएगा। पीएम है मैरियो ड्रैगी, जो कि इसको चेयर करेंगे। और इस बार की यहाँ की समिट, यानी G7 समिट की 47 मीटिंग की हम बात करें, तो इसको इस बार यूके के अंदर होस्ट किया गया था। बोरिस जॉनसन ने इस बार की समिट को चेयर किया था, जिसमें इनवाइट किया गया था 4 नेशंस को। आपको अब क्वेश्चन का आंसर बताना है कि G7 की समिट में वो 4 नेशन कौन से थे जिनको इस बार इनवाइट किया गया था। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम अगले आर्टिकल पे चलते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट अगले आर्टिकल में, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि ओवर 2 लाख आरटीआई प्लीज जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। लगभग यहाँ पे जो डेटा मेंशन किया गया है वो लगभग कुछ 2.5 लाख के आसपास का है, कि सीआईसी के अंदर कस्टम की, मतलब कस्टम बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे ऑफिस में अधिकारियों की कमी की वजह से ये पेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है कि इस पर किसी भी तरीके की सुनवाई इन प्लीज पर नहीं हो रही है। आरटीआई क्या है? यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन है, जिससे नागरिक सरकार के द्वारा किए जा रहे भारत के अंदर कार्यों के बारे में इंफॉर्मेशन
ले सकता है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन आपका अधिकार है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। और ये सारे काम भारत के अंदर कौन देखता है, तो इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है सीआईसी के बारे में, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को इसके लिए बनाया गया। और ये आप डेटा देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य में कितने जो केसेस हैं, जितनी भी प्लीज हैं आरटीआईज की, वो यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर, सेकंड उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पे की गई है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर ही कितने हैं, इसके अलावा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर काफी सारे मामले हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। राजस्थान की बात की गई है, ओडिशा की बात की गई है, तो ये डेटा कुछ निकल करके यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसके अलावा अगले आर्टिकल की तरफ हम चले तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर के यहाँ पे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कि जब बात एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हो, उनके कंजर्वेशन की हो, तो किसी भी तरीके का आपको वेट फॉर गॉडॉट करने की जरूरत नहीं है टू सेव एनवायरनमेंट। मतलब वहां पे आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे आप जब बात एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनजीटी क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है कि ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कंजर्वेट करने के लिए इस प्रकार के ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। क्लियर? इसके आगे हम बात करते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। रेडी फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, लॉन्ग टाइम के लिए अपनी पार्टनरशिप को लेकर के ये दो देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जिनका नाम है रशिया एंड ईरान। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडी फॉर द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये बात की जा रही है। लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट जो होंगे इनको लेकर के बात की जाएंगी। भाई ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्लियर? ये किन दो देशों के बीच में ये मुद्दे को लेकर के बातचीत की जा रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है ईरान और रशिया को लेकर के। क्लियर? तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? ईरान और रशिया के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और मैंने कल आपकी क्लास में आपको ईरान जो न्यूक्लियर डील है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएंगे कि भाई कि न्यूक्लियर डील जो है ईरान की, वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आई है। यदि समझ में आई है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है कि न्यूक्लियर जो डील थी 2015 की ईरान की, उससे पहले ईरान के ऊपर कब सैंक्शंस लगाए गए थे, और इसके साथ में ईरान जो न्यूक्लियर डील थी उसके बाद 2015 के बाद यूएसए ने उस डील से विड्रॉ कब किया है। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। क्लियर? आपको पहले ये बताना है कि भाई क्या आपको अच्छे तरीके से न्यूक्लियर डील समझ में आई है या नहीं आई है, ये यहाँ पे बात करते हैं। उसके अलावा नोबेल प्राइज की हम बात कर रहे हैं। जो लास्ट कैटेगरी बची हुई थी इकोनॉमिक्स के फील्ड में, उसको लेकर के भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये तीन जो नाम है इन्हें आप याद कर लीजिए भाई, ये 2021 के नोबेल प्राइज विनर है इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे नाम, तीन नाम दिख रहे हैं। एक तो गुइडो इम्बेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद में जोशा एंग्रीस्ट दिख रहे हैं, एंड डेविड कार्ड। ये तीन जो इकोनॉमिस्ट हैं इनको इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये इस चीज को लेकर के अलग से आप लोगों को लिस्ट बनानी है, किस कैटेगरी के अंदर मिला है, किस फील्ड में, किस केस में स्टडी करने के लिए, किस चीज के इन्वेंशन के लिए ये सब मिला है। तो एक काम करेंगे, आगे चल करके हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना लेंगे नोबेल प्राइज विनर, और उसका पूरा स्टैटिक हम लोग समझ लेंगे। वैसे तो मैंने स्टैटिक आपको काफी बार क्लास में बता चुका हूं। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्या है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे बात की जा रही है एम्बिंग कोविड वेव पीस, जो पेस ऑफ है इसको लेकर के बात की जा रही है कि इकोनॉमिक जो है वो रिकवरी कर रही है। क्लियर? इकोनॉमी जो है वो इंडिया के अंदर रिकवरी कर रही है, यानी यहाँ पे बात की जा रही है भाई प्री जो पैंडेमिक था उसको लेकर के बात की जा रही है कि जो प्री पैंडेमिक का जो दौर था 2019 में, वो दौर वापस से आता हुआ हमें
दिख रहा है, मतलब वो हालात हमें फिर से देखने को वापस मिल रहे हैं, है ना? फर्स्ट वेव में किस तरीके के हालात रहे हैं, ये चीज आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। -24% हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की गई थी, कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को हमें मिला था। इसके बाद में सेकेंड वेव में भी हमें भी बहुत इकोनॉमिकली लॉस देखने को मिला, और अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत के अंदर चल रहे हैं, जिस तरीके के सेकेंड डोज को लेकर के भारत के अंदर काम हो रहा है, उसको देखते हुए अब ये चीजें लग रही हैं कि भाई कि अब बहुत जल्दी हमें पहले वाले हालात वापस से देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में वैसे इसके अलावा कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे एडिटोरियल पेज को लेकर के। तो एडिटोरियल पेज में यहाँ पर इस वाले जो आर्टिकल में कवर अप किया गया है, इस एडिटोरियल में कवर किया गया है कि आरबीआई फेलियर रहा है किस चीज को लेकर के। तो यहाँ पे बात की जा रही है भाई किस चीज को लेकर के फेलियर रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट को कम करने के मामले में ये फेल हुआ है ना? ये किस रिपोर्ट के तहत आप लोगों को पता चलेगा, तो ये अक्टूबर 2021 के अभी रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, इसके बारे में बात की गई है, और उसमें किस तरीके से जो पॉलिसी रेट्स हैं वो तो अनचेंज देखने को मिले हैं, लेकिन जब हम बात करें इन्फ्लेशन को लेकर के, तो इन्फ्लेशन में कहीं ना कहीं आरबीआई यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसके बारे में आपको अलग से पीपीटी इसमें मेंशन किया गया है, तो वहां पे हम इन चीजों को देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी आप सभी को पता होना चाहिए कौन है। कैलाश सत्यार्थी हैं बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर डायरेक्टर, जिनको 2014 में क्या मिला है, 2014 में इनको मिला है पीस का नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे इनके बारे इन्होंने आर्टिकल में ये लिखा है कि जो हेल्थ है, हेल्थ भी क्या होना चाहिए, एक तरीके का राइट टू फंडामेंटल होना चाहिए, है ना? जिसको हम फंडामेंटल हेल्थ राइट कहते हैं, राइट टू हेल्थ फॉर ऑल की यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई कि जिस तरीके के पैंडेमिक आया, जिस तरीके के हालात अभी पैंडेमिक में हमें देखने को मिले हैं, उसमें भारत के जो सिस्टम रहा है, खास करके जिसमें हम ट्रीटमेंट को लेकर के, है ना, उनकी हेल्थ को लेकर के जिस तरीके के हालात भारत के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर देखने को मिले हैं, उससे ये सच्चाई पता निकल करके आती है कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है इन चीजों को लेकर के। हम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के कितना अग्रेसिवली तरीके से काम कर रहे हैं, यानी उनके हेल्थ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी का ये कहना है कि ये भी एक तरीके का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, जिसको हम राइट टू हेल्थ कहते हैं। इसमें तीन लोगों की बात यहाँ पे की गई है। एक तो फार्मर्स की बात की गई है। फार्मर्स को फ्रंट जो वॉरियर है, ये नाम इन्होंने दिया है कि भाई कि किसान तो भारत के लोगों के लिए सोच रहा है, लेकिन क्या हम किसानों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं? यहाँ पे इनको लेकर के बात की गई है। उसके बाद में विमेन को लेकर के बात की गई है, विमेन और चाइल्ड को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के भारत में हमें अग्रेसिवली तरीके से काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बात की गई है। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू दी इंट्रोड्यूस द राइट टू हेल्थ फॉर इंडिया कैन बी द लेगेसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इन चीजों को बात कही गई है कि पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को लेकर के चर्चा करनी चाहिए, है ना? तो ये मुद्दा यहाँ पे एडिटोरियल पेज में कवर अप किया गया है, खास करके राइट टू हेल्थ को लेकर के यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी ने बात कही। क्लियर? इसके बाद अगले वाले पेज पर हम देख लेते हैं यहाँ पे किस मुद्दे को लेकर के बात की जा रही है। तो यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को लेकर के बात की जा रही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके का वार्म हमें अर्थ पर देखने को मिल रहा है, उसमें हमें काम करने की जरूरत है। द रिसेंटली पब्लिश्ड इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्किंग ग्रुप
मेक द क्लेरेंट कॉल द क्लाइमेट एक्शन, जिसमें हमें बहुत सारा वार्म देखने को मिल रहा है। द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज के रूप में हमें देखने को मिली है। यहाँ पे इन चीजों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में फिर ये चीज बताई गई है कि किस किस तरीके से हमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे कहा गया है कि बेटर हमें प्लैनेट की रिक्वायरमेंट है, इम्प्रूव करना है अर्ली जो वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि साइक्लोन आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है ना, सुनामी आ रही है, तो ये चीजें हमें पहले से ही हमारे वार्निंग सिस्टम के तहत पता चल जाता है। तो उसमें और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, यहाँ पे ये चीजों को लेकर के कहा गया है। दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि हमें फंक्शनिंग को प्रॉपर करनी पड़ेगी, है ना। प्रोडक्ट्स जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना पहुंचाए। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के बात की जा रही है। इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर्स, यानी प्राइवेट सेक्टर्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारे साथ साथ में होना चाहिए जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन लेती है उन प्लान्स को लेकर के। यहाँ पे इन चीजों को लेकर के ये बातों को रखा गया है। क्लियर। तो ये चीजें हैं क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के जिनसे हम टैकल कर सकते हैं, टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, और वो किन किन तरीके से की जा सकती है, यहाँ पे उन चीजों को बताया गया है। चलिए, तो ये तो था एडिटोरियल पेज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पर आ गया होगा। इसके अलावा हम देखते हैं हमारी स्लाइड्स को एक एक करके। क्लियर। यहां पे देखते हैं क्या बात की जा रही है भाई। 5 आर्मी मेन एंड 2 मिलिटेंट्स किल्ड इन 4 गन फाइट्स इन जम्मू कश्मीर इन अ डे। हमें ये नुकसान हमें देखने को मिला है, 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो लश्कर है उसका यहाँ पे हाथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे TRF मिलिटेंट्स जो है किल्ड हुए हैं। कश्मीर वैली के अंदर एक जो ग्रुप है जिसको बोला जाता है मिलिटेंट ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो है जो अगेंस्ट में लड़ता है, जो आर्मी के अगेंस्ट में रहता है, जिनको फुली तरीके से टेररिज्म का सपोर्ट है। तो ये जो भिड़ंत हमें देखने को मिली है इसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को लेकर के। क्लियर। इस आर्टिकल में बस यही है कि भाई कि इस तरीके के हालात कश्मीर वैली रीजन में देखने को मिल रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में। क्लियर। यूटीज के बारे में बात हो सकती है, यानी जम्मू कश्मीर को लेकर के एंड लद्दाख रीजन को लेकर के आपसे बातें हो सकती हैं, और मॉक में इस टाइप्स के क्वेश्चन हमने कई बार देखने को मिले हैं। यहाँ पे हम बात करें जम्मू कश्मीर टेरिटरी के बारे में, तो ये यूनियन टेरिटरी कब बनी है, क्योंकि ये पहले एक स्पेशल स्टेटस क्राइटेरिया वाला एक स्टेट हुआ करता था। आप सभी को बताना है कि भाई स्टेट जो है, स्पेशल स्टेटस जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है ना, ये इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। स्पेशल राइट्स क्या होते हैं, इसमें क्या फायदा मिलता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इससे पहले स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड वाला क्राइटेरिया था, जिसको फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। क्लियर। तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर कब बनी है, तो 31 अक्टूबर 2019 के अंदर बनी है। इसकी कैपिटल की बात करें तो श्रीनगर एंड जम्मू 2 कैपिटल है। मई से अक्टूबर मंथ की हम बात करें, यहाँ पे मई से अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे जो कैपिटल है ये बन जाती है श्रीनगर, एंड विंटर टाइम पे कैपिटल की हम बात करें तो यहाँ पे कैपिटल जम्मू हो जाती है ना। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का रूल होने लगता है। तो मनोज सिन्हा राइट नाउ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्लियर। चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। यूनियन टेरिटरीज इससे भी पहले, काफी पहले से यहाँ पे गवर्नमेंट रूल चल रहा था, गवर्नर रूल चल रहा था। फिर यहाँ पे 370 और 35A को खत्म करने के बाद
यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में इसको शिफ्ट कर दिया गया और अभी रिसेंटली यहाँ पे अभी कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल है, यहाँ पर 114 सीट्स हैं और यहाँ की पार्लियामेंट सीट्स की बात करें तो 4 राज्यसभा सीट्स एंड लोकसभा सीट्स की बात करें तो 5 हैं यहाँ पर। क्लियर? लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की बात करें तो दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट है जिसको हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। क्लियर? यहाँ पे आपको कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस या ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख के बारे में तो ये भी 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ है, यूनियन टेरिटरी बनी है। यहाँ की कैपिटल है लेह और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है कारगिल जो कि लद्दाख के अंदर आता है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर। क्लियर? मेंबर की बात करें तो जमाई तैसरिंग की यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हाई कोर्ट मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है। क्लियर? अब हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया है तो आप लोगों को बताना है कि अब सबसे लास्ट यानी 25th नंबर की जो हाई कोर्ट है वो भारत में कहां पे बनाई गई थी, है ना? तो उसका कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को आंसर करना है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है मैप, आप अच्छे से देख लीजिए भाई। 31 अक्टूबर 2019 में जो मैप बना फिर उसके बाद में वो कुछ इस तरीके का मैप था। नहीं तो इससे पहले यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये पूरा एक ही मैप हुआ करता था जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर कहा करते थे। लद्दाख इसी के अंदर रीजन में आता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को एरिया दिख रहा है ये पूरा सबसे बड़ा लद्दाख रीजन यानी लद्दाख यूनियन टेरिटरी यहाँ पे निकल करके आई। और ये जो येलो कलर में आपको 20 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में दिख रहा है ये है जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? ऊपर वाला जो रीजन है ये कश्मीर कहलाता है और ये वाला जो रीजन है ये जम्मू कहलाता है भाई, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो अभी डिस्प्यूट हमें देखने को मिला है तो वो ये वाले रीजन में पीर पंजाल वैली रीजन में हमें देखने को मिला है क्योंकि यहां से बहुत सारा क्या होता है इंटरफेयर देखने को हमें मिलता है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हमें देखने को मिलती है इस रीजन के अंदर। ये वाला जो एरिया है इसको हम गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं इसको हम पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, इसलिए इतना ज्यादा इंटरविन आपको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको मैप के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। क्लियर? अब यहां पे हम बात कर लेते हैं अगले पेज की तरफ, वो है इंडिया और चाइना के कमांडर टॉक एंड हो गई है जिसमें किसी भी तरीके का हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेकर के बात की गई है तो सबसे पहले तो आप पेट्रोलिंग पॉइंट 15 समझ लीजिए। वैसे तो मैंने कल भी आप लोगों को और इससे पहले भी मैंने आपको समझाया लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम इस चीज को देख लेते हैं। तो ये है पेट्रोलिंग पॉइंट 15, है ना? पीपी का मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है? तो पीपी का मतलब यहाँ पर है पेट्रोलिंग पॉइंट। और 2020 में जून में आप लोगों को 15 और 14, 15, 17 ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिली थी जिसमें 14 और 17 में डिसएंगेजमेंट हमें देखने को मिला है दोनों तरफ से। लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट जो 15 है जिसको हॉट स्प्रिंग एरिया कहा जाता है जिसमें आपको गोगरा रेंज देखने को मिलता है, यहां पर दोनों आर्मी बिल्कुल क्लोज है तो इन्हीं एरिया पर मिलिट्री के डिसएंगेजमेंट को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, जिसी को लेकर के 13th नंबर की जो मिलिट्री राउंड टॉक्स हुई थी, बाउंड्री राउंड जो टॉक्स हुई थी उसको लेकर के किसी भी तरीके की यहाँ पर अभी हमें सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है भाई। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिया से लगे हुए लैंड बॉर्डर्स जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है ना? सबसे बड़ा जो कंट्री यहाँ पे हम देख लें तो ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो चाइना यहाँ पर हमारा एक लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा हमारे से टच होता है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान, गुजरात, लद्दाख से लेकर के पाकिस्तान, गुजरात तक पाकिस्तान का टच है हमारे साथ। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये नेपाल से टच है।
इसके बाद में चाइना का जो बाउंड्री है वो 3 तरीके से एक तो देखने को मिलेगी, नॉर्थ तरफ से, एक सेंट्रल तरीके से और एक ईस्टर्न तरफ से हमें देखने को मिलेगी ये वाले रीजन में। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको छोटी सी कंट्री भूटान दिख रही है और ये वाले रीजन में आप देखेंगे ये पूरा बांग्लादेश और ये पूरा ये बर्मा, ये जो हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न यानी सेवन सिस्टर्स से लगी हुई कंट्रीज, सेवन सिस्टर्स से लगा हुआ कंट्री बर्मा, जिसको हम आज की डेट में क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं। बताइए म्यांमार में कितनी बार मिलिट्री कू हो चुका है, यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है। क्लियर? अब इनकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। तो कई बार है ना, इनकी बाउंड्रीज को लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत की बाउंड्री जो है वो किस कंट्री के साथ में सबसे ज्यादा शेयर होती है। तो यहां पर भारत की जो बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर होती है वो है बांग्लादेश, और यहां पे आपको किलोमीटर में दिख रहा होगा, लेंथ ऑफ द बॉर्डर इन किलोमीटर। तो 4096 किलोमीटर के साथ में बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा यानी फर्स्ट पोजीशन पे। चाइना सेकंड पोजीशन पर आता है 3488 किलोमीटर के साथ में। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे आता है नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। इसके अलावा भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। यदि हम ओवरऑल किलोमीटर की बात करें, लेंथ की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर के साथ में बाउंड्री शेयर होती है इन नेशंस के साथ में। कितनी कंट्रीज आ जाती हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 नेशंस के साथ में हमारी लैंड बॉर्डर्स आती है। यदि हम अफगानिस्तान की बाउंड्री को लद्दाख वाले रीजन में कंसीडर करते हैं तब 7 होता है, और यदि नहीं करते हैं तो 6 कंट्रीज के साथ में हमारी बाउंड्री शेयर होती है भाई। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक भी है भाई, मैंने इससे पहले भी शायद आप लोगों को बताया है या नहीं बताया है, वो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए भाई। मैं यहाँ पे 2 मिनट में इसे हटा दूं, इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई कि ट्रिक्स के थ्रू वो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। यहाँ पे आपको देखिए सीक्वेंस दिख रहा है, तो ये इसको मैंने कुछ इस तरीके से जमाया है कि जो है आपने बचपन में जो है एमबीए किया है भाई। बचपन यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो ये हो गया है बचपन, और बचपन में आपने एक डिग्री हासिल की है जिसका नाम है एमबीए की डिग्री। तो यहाँ पे बचपन क्या हो जाता है, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, तो टॉप 4 जो कंट्रीज जिससे सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है। देन फिर उसके बाद में 3 कंट्रीज, एमबीए का मतलब म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो टोटल 7 नेशंस जिसको आपने ट्रिक के थ्रू याद किया कि बचपन में आपने एमबीए किया है। क्लियर? तो ये ट्रिक के थ्रू आप इनकी बॉर्डर शेयरिंग को निकाल सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें श्रीलंका के साथ में, तो श्रीलंका के बारे में भी जान लीजिए। वैसे तो हम लोग काफी बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। क्या है श्रीलंका के बारे में, तो वो देख लीजिए यहाँ पे। श्रीलंका के साथ में जो हमारी बाउंड्री शेयरिंग होती है उसको हम पल्क स्ट्रेट बोलते हैं भाई। ध्यान रखेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम, श्रीलंका के साथ में इंडिया की वाटर संधि, जल संधि को हम पाक जल डमरू कहते हैं या पल्क स्ट्रेट कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको मालदीव देखने को मिलेगा। तो मालदीव के साथ में जो हमारी वाटर शेयरिंग है इसको हम 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं भाई। और यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार एरिया दिखेगा यहाँ पे इस वाले रीजन में। तो अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा। अंडमान और निकोबार के बीच के वाटर स्ट्रेट को 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। मालदीव और इंडिया के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है भाई, मालदीव्स और इंडिया के बीच के चैनल को 8 डिग्री चैनल कहा जाता है, और इंडिया एंड श्रीलंका के बीच के चैनल को या वाटर स्ट्रेट को पल्क स्ट्रेट कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग भी आपको समझ में आ गया है, क्या है रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मैटर को हमने पेपर में ही बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया था भाई कि यूके और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बोरिस जॉनसन के बीच में टेलीफोनिक तरीके से बातचीत हुई है। उसमें 3 मुद्दों को लेकर के यहाँ पे बातें हुई हैं। पहला तो अफगानिस्तान को लेकर के बात की जाएगी भाई, अफगानिस्तान को लेकर के
मुद्दा रखा गया, है ना? बातें हुई हैं कि अफगानिस्तान में किस तरीके से पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की बात यहाँ पे आती है। दूसरा है क्लाइमेट को लेकर के कि क्लाइमेट को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। और उसके अलावा फिर तीसरी जो बात हुई है वो ये हुई है कि भाई कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसको लेकर के चर्चाएं की गई हैं कि हमारे टारगेटेड क्या हैं। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है। क्लियर? और उसके बाद में जो नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशंस एरियाज है उसमें इंडिया बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा जॉनसन ने बताया है। क्लियर? तो यहाँ पे यूके की बात की जा रही है। अब कई लोग बार है ना, क्या होता है यूके को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है यूके और क्या होता है ग्रेट ब्रिटेन, और एक ब्रिटिश आइलिश क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे बातें की जाती हैं। जब बात करें ग्रेट ब्रिटेन की तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अंदर वाले सर्कल को आप अच्छे से समझिए। मैं जब बात करूं ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में वहां पे 3 कंट्रीज आती हैं, 3 किंगडम आते हैं। यहाँ पे पहला आएगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, ग्रेट ब्रिटेन की। लेकिन जब मैं बात यूनाइटेड किंगडम की करता हूं, यूके की बात करता हूं, तो इसके अंदर कितने किंगडम आ जाते हैं, तो यहां पे 4 किंगडम आते हैं। और यहां पे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाता है। ध्यान रखना आयरलैंड नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड। देखिए रेड कलर की लाइन कहां से आपको होती हुई दिख रही है, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी साउथ आयरलैंड की हम बात करें, सदर्न आयरलैंड, तो इसको मिलाकर के पूरा आयरलैंड बनता है। और ब्रिटिश आइलिश की हम बात करें, इस लिस्ट की बात करें, तो उसमें सबको मिलाकर के पूरा ब्रिटिश बेल्ट यहां पे बन जाता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको इन सर्कल के तहत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं मोदी टू अटेंड G20 वर्चुअल मीटिंग ऑफ ऑन अफगानिस्तान। तो यहां पे अफगानिस्तान को लेकर के चर्चाएं होंगी, रेजोल्यूशन को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी, और यहां पे नेम को लेकर के भी बात की गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो अब यहां पे नेम क्या है, तो आपको याद आ रहा होगा एक टाइम पीरियड की, देखिए एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, मैं WW से यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो 1914 टू 1918 ये 4 साल वॉर चला है भाई, 4 इयर्स तक चला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला है वो चला है 1939 टू 45, 6 साल चला है। देन फिर यूनाइटेड नेशन बना, और उसके बाद में 2 बड़ी बड़ी पावर आपको देखने को मिली, एक बना यूएसए और यूएसए के अलायंस, और दूसरा अपोजिट में बना यूएसएसआर और उसके अलायंस। ठीक है? और इन दोनों नेशंस के बीच में, इन दोनों ग्रुप के बीच में शुरू हुआ कोल्ड वॉर, जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं भाई। और यहां से अलायंस बनना शुरू हुए 1945 से 1991 तक, ये कोल्ड वॉर हमें देखने को मिला। ठीक है? तो उसी बीच में जब बात अलायंस बनने की जा रही थी कि भाई यूएसए लगा हुआ था कि भाई कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारे साथ में खड़ी रहेंगी, हमारे को सपोर्ट करेंगी, हमारे ग्रुप के साथ में रहेंगी, उनको हमारी तरफ से फुली तरीके से फाइनेंशियली तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। वहीं यूएसएसआर भी उसी तरीके से डील कर रहा था अपने अलायंस कंट्रीज के साथ में। लेकिन ऐसे और जो तीसरी मेजॉरिटी को जाते हैं, जो ना तो यूएसए के साथ में गए ना ही यूएसएसआर के साथ में गए, और उन्होंने अपना एक अलग ही अलाइन बनाया जिसको कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी ना तो हम यूएस के साथ में हैं और ना ही हम यूएसएसआर के साथ में हैं, हम तो अलग हैं, हम तो फ्रीली हैं, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। और इस मूवमेंट को कहा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्लियर? और ये कब बना है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए भाई। 1 सितंबर 1961 में 60 ईयर एगो इसे बनाया गया था। बेलग्रेड में इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसकी सबमिट की गई थी, जिसकी 60th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की जा रही है। राइट नाउ इसके मेंबर की हम बात करें तो 120 मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। ये मतलब 120 देश बोलते हैं कि ना तो हम उनके साथ में हैं ना ही हम यूएसएसआर के साथ में, हम तो क्या है नॉन अलाइंड मूवमेंट पे है। इसमें एक इंडिया भी आता है भाई, ध्यान रखना,
क्योंकि इसकी फर्स्ट समिट में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे लीडरशिप के फॉर्म में। लेकिन यदि हम आज की बात करें तो आज की डेट में इसकी चेयर नेशनशिप किसके पास में है, तो अजरबैजान के पास में इसकी चेयर नेशनशिप है। इसके हेडक्वार्टर की हम बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता के अंदर। ध्यान से सुनेंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, जकार्ता। जकार्ता कैपिटल है किसकी, इंडोनेशिया की। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब G20 की बात कर लें तो G20 क्या है? G20 एक ग्रुप है जो इसको बनाया गया था 1999 में, और इसका भी किसी भी तरीके का ना तो हेडक्वार्टर है, बस एवरी ईयर इसकी क्या होती है, समिट ऑर्गेनाइज की जाती है। और जो इसका ऑर्गेनाइजर होता है, जैसे कि 2021 की जो समिट है 16th नंबर की, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, उसे इटली के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो इस बार की चेयर नेशनशिप किसके पास में है, इटली के पास में है। क्लियर? इटली, यहां पे आपको एक कंट्री दिख रही होगी, डेवलप कंट्री, जो कि G7 का भी हिस्सा है और G20 का भी हिस्सा है यहां पे। क्लियर? अब यहां पे G7 नेशन कौन से हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, ये 7 कंट्रीज थी। 1975 में इस ग्रुप को क्रिएट किया गया। फिर इसमें 1997 में रशिया ऐड हुआ, तो फिर ये G8 बन गया था। देखिए यहां पे मेंशन भी किया है G8 के बारे में। लेकिन क्रीमिया पेनिनसुला के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर या क्रीमिया क्राइसिस को लेकर के इस G7 कंट्रीज ने G8 ग्रुप में से रशिया को बाहर किया 2014 में। तो ये G8 ग्रुप में से वापस से ये कन्वर्ट हो गया G7 में। लेकिन हम बात अब करें G20 की, तो यहां पे G20 की बात करें तो इसमें रशिया शामिल होता है। और इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज भी शामिल होती हैं तो वो भी देख लीजिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। ये टोटल 19+1 यानी 19 ऑर्गेनाइजेशन, 19 कंट्रीज एंड 1 ऑर्गेनाइजेशन आकर के इसके साथ में क्या बनाते हैं, ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जो कि 1999 में बनाया गया ग्रुप था। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कब बनाया भाई, 1999 में इसको बनाया गया। इसका ना तो कहीं पर सेक्रेटरीट ऑफिस है, लेकिन इसकी हर साल चेयर नेशनशिप बदलती है। और इस बार चेयर नेशनशिप किसके पास में है, यह आपको अच्छे तरीके से पता चल गया। बात करें ओवर 2 लाख आरटीआई प्लीज पेंडिंग को लेकर के, तो यहां पे बात की जा रही है कि भाई कि ऑफिस में ऑफिसर्स की कमी की वजह से एक तो ये चीजें बताई गई हैं कि इन चीजों को लेकर के सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं जिनकी अभी सुनवाई नहीं हो पाई है ना, जिनकी प्लीज पेंडिंग में पड़ी हुई है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो पेंडिंग पड़े हुए केसेस हैं वो मिलेंगे आपको महाराष्ट्र के अंदर। सेकंड जो ज्यादा नंबर में आपको देखने को मिलेंगे वो है उत्तर प्रदेश, एंड थर्ड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर भी आपको काफी सारे यहाँ पे केसेस देखने को आपको मिलेंगी, जिनके ऊपर अभी तक किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हो पाई है। तो अब यहाँ पे CIC क्या है इसके बारे में जान लेते हैं भाई। CIC का मतलब है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो काम करता है राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर के। इसको बनाया गया था 12 अक्टूबर 2005 में। ध्यान से सुनेंगे भाई, इसके बारे में लिख लीजिएगा क्योंकि आ चुका है एग्जाम में कई बार। राइट नाउ इसके चेयरमैनशिप किसके पास में है, सॉरी चेयरमैनशिप किसके पास में है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा राइट नाउ इसके कमिश्नर है या चेयरपर्सन है। इसके अलावा 7 मेंबर्स होते हैं, ये पूरी टीम होती है जिनका वर्किंग आवर्स जो एज होती है वो 65 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? और इनको अपॉइंट कौन करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट इनका रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट करता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपसे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए, हेडक्वार्टर आप सभी को ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है।
यदि स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि पहला कौन था चेयरपर्सन, तो वजाहत हबीबुल्ला इसके फर्स्ट क्या थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, जो कि 2005 से 2010 तक इसके कमिश्नर रहे। देन उसके बाद में 11 आ चुके हैं और 11th नंबर के अभी कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा इसके राइट नाउ चेयरपर्सन हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनजीटी को लेकर के। एनजीटी यहां पे क्या बोलता है, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर के यहां पे काम करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या बोलता है कि भाई कि यहाँ पे आपके एनवायरमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको उसके लिए बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है जब बात आ जाए एनवायरमेंट को सेव करने की, है ना। वेट फॉर द गॉडॉट यहाँ पे बात की जा रही है, गॉडॉट की बात की जा रही है कि आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो द ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में ये पास हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। कब पास हुआ है, तो ये पास हुआ है 2010 में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया पार्ट 3 आर्टिकल 21 ये कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी which assures the citizen of India right to healthy environment। तो यहां पे बात की जा रही है फंडामेंटल राइट की 21 आर्टिकल के तहत, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब यहां पे हमारी लाइफ को लेकर की भी बात की जा रही है कि भाई यदि एनवायरमेंट यदि सही रहेगा तो लाइफ भी सही रहेगी, है ना। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हमें इस तरीके के काम करने ही पड़ेंगे। एनजीटी इसको लेकर के काम करता है भाई। कब बना है एनजीटी, तो मैंने आपको बताया है 2010 में बना है, 5 मई 2010। एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एंड जस्टिस आदर्श कुमार गोयल राइट नाउ इसके चेयरपर्सन है ना। और ये ऐसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, या तो उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, या तो उसका हेडक्वार्टर, या तो फिर चेयरपर्सन पूछ लिया जाता है। क्लियर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब यहां पे बात करें, द कोर्ट ऑफ द कैन राइटली कॉल्ड स्पेशल बिकॉज इंडिया इज द थर्ड कंट्री फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैव सच ए सिस्टम। ध्यान रखना कि दुनिया में इंडिया वो तीसरा देश है जिसने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के ट्रिब्यूनल को ऑर्गेनाइज किया, या ट्रिब्यूनल को लेकर के एक्ट लेकर के आया, या ट्रिब्यूनल को बनाया है। किसके बाद में, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बाद में इस प्रकार के सिस्टम को लेकर के लाया गया। तो ये चीज, ये लाइन को भी बहुत अच्छे से भाई ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेडी फॉर द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द रशिया, और ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है ईरान, है ना। और ये सारी चीजें कही जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव, और लेफ्ट में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इनका नाम है फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमरुद्दुल्लाहन। इनके बीच में इस तरीके की पार्टनरशिप को लेकर के बात की जा रही है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब बहुत लंबी पार्टनरशिप को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ईरान इन मार्च concluded the 25-year strategic and the commercial cooperation agreement with China several years of talks। मतलब चाइना को लेकर के भी बहुत अच्छे रिलेशन होते जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे साथ में कमजोर होते गए अमेरिका के विड्रॉ करने के बाद। 2018 के बाद में काफी सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए, तो हमने भी इन चीजों को लेकर के ईरान में कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया था। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है कि ईरान के अंदर हमने किस पोर्ट को डेवलप किया था, और उस पोर्ट से हम किस देश तक हमारे रोड एंड रेलवे नेटवर्क को स्टैब्लिश करने जा रहे थे, तो आपको बताना है भाई। ये एग्रीमेंट 2016 में किया गया था। मैंने इतनी हिंट आपको दे दी है। क्लियर। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं दोनों नेशन के बारे में, ये कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको रखना चाहिए। कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे इसकी कैपिटल, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है, और पर्शियन का मिडिएवल हिस्ट्री में आपको बहुत बड़ा
इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें यहाँ की गवर्नमेंट की, तो कम्युनिस्ट यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इस्लामिक रिपब्लिक यहाँ की गवर्नमेंट है। सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, तो अली खमेनेई यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। प्रेसिडेंट कौन है राइट नाउ? तो प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी यहाँ के, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो मोहम्मद मकबर यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्लियर? लेजिस्लेचर की बात करें तो इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली यहाँ की लेजिस्लेचर को कहा जाता है। और यहाँ की करेंसी की हम बात करें तो ईरान की करेंसी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसको रियाल कहा जाता है, ईरानियन रियाल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया की कैपिटल आप सभी को पता ही है, मॉस्को। रशिया एरिया वाइज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है, एरिया लार्जेस्ट वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लैंग्वेज आप सभी को पता ही है, रशियन यहाँ पे चलती है। इसके बाद में क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, रिलीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करें गवर्नमेंट की, तो फेडरल सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक आपको देखने को मिलेगी। प्रेसिडेंट यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन है, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि व्लादिमीर पुतिन ने 2020 के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया प्रेसिडेंट को लेकर के। तो आप लोगों को बताना है कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट कब तक रहेंगे, है ना? क्योंकि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए प्रेसिडेंट की जो लिमिट है इसको एक्सटेंड कर दिया था। वैसे ये 2024 में रिटायर हो रहे थे, लेकिन अब आपको बताना है कि ये अब कब तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली इनकी सरकार वापस से चुन करके आई है, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। और यहाँ पे लेजिस्लेचर सिस्टम की बात करें तो फेडरल असेंबली है, यहाँ पर अपर हाउस है फेडरेशन काउंसिल, और यहाँ की लोअर हाउस को यानी लोकसभा यहाँ की मानी जाती है स्टेट ड्यूमा के नाम से। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करें यहाँ की करेंसी को लेकर के, तो यहाँ की करेंसी है रूबल। ध्यान रखना क्या बोला जाता है, तो रूबल है यहाँ की करेंसी। ईरान की करेंसी रियाल और रशिया की करेंसी रूबल, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब यहाँ पे बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे तरीके से समझ लीजिए भाई। आरबीआई के द्वारा 2016 में ये डिसाइड किया गया कि ये सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी, और 2016 में इस चीज का डिसीजन लिया गया। किसके द्वारा? उर्जित पटेल के द्वारा इस तरीके के डिसीजन को लिया गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? उर्जित पटेल, है ना। अभी शक्तिकांत दास से पहले 24 नंबर के जो आरबीआई के गवर्नर थे वो उर्जित आर पटेल थे। फिर इन्होंने 2018 में रिजाइन कर दिया, इन्होंने ये कह करके कि भाई कि थोड़ा सा घरेलू इशू चल रहा है, इसकी वजह से इन्होंने अपनी पोस्ट से, गवर्नर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। क्लियर? अब बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एक साल में कितनी बार आती है, तो ये 6 बार आती है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं बाय मंथली। पहले ये क्वार्टरली आती थी, चार बार आती थी क्वार्टरली रिपोर्ट, तीन महीने के हिसाब से ये 4 बार रिपोर्ट आती है। लेकिन अब ये रिपोर्ट हो गई है बाय मंथली रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं हर एक महीने के बाद में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के अंदर भी ये कौन डिसाइड करेगा, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलकर के ये डिसाइड करेगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 6 मेंबर्स होते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। क्लियर? जिसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड होता है आरबीआई का गवर्नर, राइट नाउ है शक्तिकांत दास। क्लियर? आगे इनके बारे में हम जान लेंगे। तो यहां पे कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो रिपोर्ट अक्टूबर मंथ 2021 में रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो पॉलिसी रेट्स जो हैं, 2 तरीके के रेट्स आप सुनने को मिलेंगे, एक होता है पॉलिसी रेट्स और एक होता है रिजर्व रेट्स। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिसी रेट्स की। तो ये अनचेंज्ड देखने को हमें मिली है लगातार 8वीं बार। मतलब रेपो रेट कितना रहेगा, तो रेपो रेट यहाँ पे 4%,
रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF 4.25% एंड बैंक रेट रहेगा 4.25%। मतलब MSF और बैंक रेट हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और हमेशा MSF और बैंक रेट ज्यादा रहते हैं रेपो रेट से। ये बात ध्यान रखना, क्लियर। रेपो रेट से कम रहता है रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या, ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है भाई, इनके परसेंटेज आप लोगों को याद रखना है, डेटा पूछ लिया जाता है। अब बात करें रिजर्व रेट की, तो देखिए क्या होता है कि सारे बैंक्स को अपने अमाउंट का, अपने डिपॉजिट का, ध्यान रखिए बैंकों के अंदर पैसा कहां से आता है, तो डिपॉजिट से आता है। अब जो भी बैंकों के अंदर डिपॉजिट आती है लोगों के द्वारा, तो उन डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट सीआरआर के फॉर्म में यानी कैश के फॉर्म में और स्टैट्यूटरी फॉर्म में दोनों तरीके से रिजर्व करके रखना होता है। कैश के फॉर्म में जो रखना होता है वो आरबीआई के अंदर रखना होता है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी फॉर्म में होता है यानी 18% बैंक सेल्फ अपने पास रिजर्व करके रखती है भाई, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो एसबीआई के पास में 100 करोड़ यदि डिपॉजिट आया लोगों के द्वारा, तो 100 करोड़ का 4% कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास में, एंड 18% किसके पास रखना होगा, खुद के पास रिजर्व करके रखना होगा। यानी हम बात करें 22% का जो हिस्सा है वो रिजर्व करके रखना होगा, देन बाकी का 78% को वो मार्केट में क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है या लोन बांट सकती है। तो ये कहलाती है रिजर्व रेट और ये कहलाती है पॉलिसी रेट। अब कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अब कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से किस रेट को पॉलिसी रेट नहीं कहा जाता है, तो अब 3 रेट ये दे देगा और एक उठा करके सीआरआर दे देगा या एसएलआर दे देगा। या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस रेट को रिजर्व रेट कहा जाता है, तो 3 ऑप्शन में ये दे देगा और एक ये दे देगा, या फिर 2 ये दे देगा, 2 ये दे देगा, है ना, या एक ये दे देगा, 2 ये दे देगा, चौथे ऑप्शन में लिख देगा ऑप्शन बी एंड सी बोथ। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। इसके अलावा आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में ये कहा है कि जीडीपी जो रहेगी 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो रिटेन रखी गई है। इसको जो पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया था इसको वापस से रिटेन रखा है भारत की ग्रोथ को देखते हुए, 9.5% इन्होंने इसको रिटेन रखा है। मतलब 2022 के क्लोजिंग में जो हमें निकल करके आएगा वो कितना आएगा, लगभग 9.5। ये एस्टिमेट है, ध्यान रखना, फोरकास्ट है, अभी ये पक्का नहीं कहा गया है। पक्का तो हमें कब पता चलेगा, 31 मार्च 2022 को। इसके बाद में जो बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो रही है वो फेलियर रही है, किस चीज को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के। इन्होंने इन्फ्लेशन को कम तो कर लिया है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, आरबीआई का जो सीपीआई इंडेक्स है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर के इन्फ्लेशन में कमी तो कर ली है, 5.7 से 5.3 कर ली है, लेकिन अभी भी उतनी नहीं हुई है जितनी की ये हम बात करते हैं। क्योंकि क्या कहा जाता है कि 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और ना 4 से ज्यादा होना चाहिए, इसके बीच में बना रहना चाहिए। तो ये चीजें यहां पे बात कही गई है, क्लियर। तो कितना बताया गया भाई, कितना कम कर लिया है, तो 5.7 से 5.3% यहां पे कर लिया गया है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कमेटी के मेंबर्स की। तो कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 6 मेंबर में 3 अदर होते हैं, एक्सटर्नल मेंबर होते हैं, और 3 होते हैं आरबीआई के मेंबर, क्लियर। एक होता है चीफ यानी गवर्नर होता है आरबीआई का, तो कौन है अभी राइट नाउ, शक्तिकांत दास। दूसरे हैं आरबीआई के डायरेक्टर जिनका नाम है मृदुल सागर, एंड है डिप्यूटी गवर्नर जिनका नाम है माइकल डी पात्रा, क्लियर। एक्सटर्नल मेंबर की बात करें तो राइट नाउ अभी असीमा गोयल, इनके बाद में जयंत वर्मा, एंड उसके बाद में है शशांक भिड़े। ये 3 मेंबर एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। टोटल 6 मेंबर होते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, एमपीसी बोला जाता है शॉर्ट में। क्वेश्चन आएगा कितनी बार होती है साल में रिपोर्ट, तो 6। पहले 4 आती थी क्वार्टरली रिपोर्ट, लेकिन अब बाय मंथली रिपोर्ट कर दिया गया है, अक्टूबर में आई है। तो अक्टूबर का रिपोर्ट एंड सितंबर का रिपोर्ट अब आएगा कब, नवंबर मंथ में इस तरीके से पब्लिश किया जाएगा। तो साल में 6 रिपोर्ट आती हैं, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में
रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और जो भी क्वेश्चन मैंने आज आपसे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, प्लीज उनका बराबरी से आंसर करें। क्लियर? आज के लिए इतना काफी हमारी क्लास में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।